हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिनव फिजिक्स। एक नए सेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज का टॉपिक है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। जो सेल होती है हमारी, उसको हम बेसिकली, सेल क्या होती है ये आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। सेल को कैसे बनाया जाता है, हाउ ए सेल इज कंस्ट्रक्टेड, एवरीथिंग इज डिस्कस्ड in electrochemistry. So we discuss everything in electrochemistry कि सेल को बनाया कैसे जाता है। तो सेल बेसिकली क्या होते हैं, सेल कैसे बनती है ध्यान से समझना। सेल को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दो हमारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक हमारा एनोड होता है और एक हमारा कैथोड होता है। वन इज आवर एनोड एंड अदर इज आवर कैथोड। दो हमारे कैथोड होते हैं और इसके अंदर ना इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। अब ध्यान से सुनना क्या होता है। अब इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे बनते हैं ये आपको पता ही है। एक हम वाटर के अंदर जब किसी भी सॉल्ट को डिसोल्व कर देते हैं तो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, और आयंस में जब ये डिसोसिएट हो जाता है तो इसी को हम बोलते हैं कि ये इसका इलेक्ट्रोलाइट है। अब देखिए बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, तो ध्यान से सुनना। इन प्लेट्स का एरिया होता है, एरिया, और इन प्लेट्स का ही सेपरेशन भी होता है, इनके बीच का डिस्टेंस। तो क्या होता है कि जो सेल होती है ना, वो अपने आप में थोड़ा सा रेजिस्टेंस जनरेट करती है। समझो, हर सेल का अपना एक खुद का रेजिस्टेंस होता है, और उस रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, लेट्स डू इट। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इज व्हाट, internal resistance is so of a cell is, so internal resistance of a cell, एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसको डिनोट करते हैं हम किससे, स्मॉल आर से। तो ये क्या होता है, इट इज द रेजिस्टेंस, इट इज द रेजिस्टेंस offered by a cell, offered by a cell। सेल क्या होती है आपको पता है, सोर्स ऑफ ईएमएफ होता है। offered by a cell, ठीक है, is called internal resistance। so it is the resistance offered by a cell, और by a cell। अब ये जो डिपेंड्स करता है किसका, किसी सेल का कितना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, so it depends upon नंबर वन, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट हमने डिसोल्व किया है सेल को बनाने के लिए, सो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट मैं बता ही चुका हूं, हम अलग अलग सेल, डैनियल सेल, लैक्लांचे सेल, इन सबको बनाने के लिए अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज करते हैं। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। नंबर टू, किसके ऊपर डिपेंड करता है, सेपरेशन, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ओके, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब ध्यान से सुनना। नंबर थर्ड, सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड, सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। और इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, ये मेटल्स की प्लेट जो आप बैटरी के अंदर देखते हैं। बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, दीज आर द मेटालिक प्लेट्स ऑफ द बैटरी, और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए सेल। एक सेल क्या करती है, जो अपने अंदर से एक रेजिस्टेंस जनरेट कर लेती है, उसको बोलते हैं सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। अब आगे चलते हैं, अब ध्यान से सुनेंगे सभी। और समझेंगे। मान के चलिए दिस इज ए सेल, this is a cell। अब it is connected with a resistance through a key। इस की के थ्रू हम इसको कनेक्ट कर देते हैं एक रेजिस्टेंस से। अब इसके साथ होता क्या है, देखना ध्यान से, सुनना ध्यान से। हम एक चीज को नोटिस करते हैं। क्या नोटिस करते हैं, पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है, कोई भी वोल्टेज जो यहां से निकल रही है वो यहां पे कंज्यूम होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है, वोल्टेज का कंजप्शन करता है। एनर्जी का कंजप्शन कौन करता है, रेजिस्टेंस करता है। तो मतलब यहां से जो वोल्टेज निकलेगी
वो इस रेजिस्टेंस पे कंज्यूम होगी। अब ध्यान से सुनना, अब हमने क्या किया हमने ना एक मल्टीमीटर लिया। मल्टीमीटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है आजकल एडवांस, बहुत ही एडवांस, जिसका यूज हम है ना वोल्टेज निकालने के लिए करते हैं। या आप ये मान के चलो हमने वोल्ट मीटर ले लिया ये थोड़ी देर के लिए, मान के चलिए हमने वोल्ट मीटर लिया और वोल्ट मीटर की हमने रीडिंग को नोटिस किया। अभी सर्किट में कोई करंट नहीं चल रहा है, आई रिपीट, इस सर्किट में अभी कोई करंट, मतलब अभी हम बैटरी से कोई काम नहीं ले रहे हैं, अभी बैटरी एज इट इज है। बैटरी मतलब इस स्विच की जो की है इसको ओपन रखा है, अभी बैटरी से कोई काम नहीं ले रहा है। मान के चलिए जस्ट सपोज दैट बैटरी की जो वोल्टेज आती है वो 5 वोल्ट आ रही है, बैटरी की जो वोल्ट आ रही है वो 5 वोल्ट आ रही है। अब होता क्या है बच्चों, जैसे ही हम इस की को क्लोज कर देते हैं, जैसे ही हम इस की को क्लोज कर देते हैं, हम नोटिस करते हैं कि ये वोल्टेज ना हल्की सी डाउन हो जाती है। मान के चलिए 4.5 या 4.6 या 4.7 या 4.8, ये वोल्टेज स्लाइटली डाउन हो जाती है। अब उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जैसे ही हम इस बैटरी से काम लेना शुरू करते हैं ना, तो इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, ये काम करने लगता है। तो यहाँ पे जो पावर का कंजप्शन या बैटरी जो वोल्टेज है, बैटरी की जो वोल्टेज है, अब वो दो जगह कंज्यूम हो रही है, एक यहां हो रही है और एक यहां हो रही है। लेकिन ये क्या है, अंदर है, तो ये हमें दिखती नहीं है, महसूस होती है जब हम वोल्ट मीटर से चेक करते हैं। तो ये जो वोल्टेज का लॉस हुआ, ये मान के चलिए जब मैंने इसको की को क्लोज किया तो मैंने देखा वोल्ट मीटर में ना हल्की सी वोल्टेज जो पहले थी जब बैटरी से मैं कोई काम नहीं ले रहा था, उससे हल्की सी डाउन आती है। तो वो जो डाउन हो रही है वोल्टेज, उसका जो रीजन है वो ये है कि जैसे ही हम बैटरी से काम लेते हैं तो क्या होता है कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस फंक्शन करने लगता है। तो अगर हम बैटरी से कोई काम नहीं ले रहे तो इंटरनल रेजिस्टेंस काम ही नहीं करता, इंटरनल रेजिस्टेंस बेचारा ऐसे ही बढ़ा रहता है। जैसे ही हम बैटरी से काम लेना शुरू करते हैं, एज सून वी स्टार्ट टू ड्रॉ द वर्क फ्रॉम द बैटरी, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस काम करने लगता है। और जब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस काम करने लगेगा तो ये बैटरी जो 5 वोल्ट की बैटरी है, ये कहां कंज्यूम हो रही होगी, एक यहां कंज्यूम हो रही होगी और एक इसके अंदर कंज्यूम हो रही होगी, बैटरी के अंदर ही, ठीक है। इसीलिए जो बैटरी के अंदर कंज्यूम हो रही है वो हमें रीडिंग में आएगी नहीं, इसीलिए वोल्टेज क्या होगी, स्लाइटली डाउन आएगी। तो अब ध्यान से सुनना, जब तक बैटरी से, आई रिपीट, अगर बैटरी से हम कोई काम नहीं ले रहे हैं और उस समय जो वोल्टेज वो दिखा रहा है उसको बोलते हैं बैटरी का ईएमएफ, और वो मैक्सिमम होता है ना। मतलब समझना, अभी बैटरी का ये जो की है ये मैंने ओपन किया हुआ है, की को मैंने क्लोज किया ही नहीं है, आई हैव नॉट क्लोज द की, मैंने इस की को क्लोज किया ही नहीं है और बैटरी से मैं क्या कर रहा हूं, काम ले रहा नहीं हूं। और उस समय मैंने वोल्टेज को नोटिस किया कि यहाँ पे इसके टर्मिनल्स पे कितनी वोल्टेज है, तो इसके टर्मिनल्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उस समय पोटेंशियल डिफरेंस है, उसी का ही नाम क्या है, ईएमएफ ऑफ द सेल। तो व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द सेल? EMF of the cell is the potential difference of the terminal of the battery when no current is drawn from the cell. सेल से जब हम कोई करंट नहीं निकाल रहे, करंट कोई काम नहीं ले रहे, उस समय उसकी जो टर्मिनल्स की वोल्टेज होती है उसी को क्या बोलते हैं, EMF of the cell। दूसरी टर्म आती है हमारी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि अब मैं बैटरी से काम ले रहा हूं और अब जो वोल्टेज, जैसे यहाँ पे देखिए जब मैं काम नहीं ले रहा था तो ये कितनी थी, 5 वोल्ट, तो मतलब मैं इसको क्या बोलूंगा, इसका ईएमएफ। जब मैं इससे काम लेना शुरू कर देता हूं और इस समय जो वोल्टेज यहां आ रही है उसको क्या बोलूंगा मैं, इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V। तो देखना ध्यान से, तो ये जो ये है इसको डिनोट करते हैं हम एप्सिलॉन से, और इसको डिनोट करते हैं V से। V इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कब काम करता है, जब हम बैटरी से करंट निकाल रहे हो, बैटरी की हेल्प से करंट चला रहे हो, बैटरी से करंट निकल रहा है। तो व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, जो टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही बोलते हैं। और जब हम कोई काम नहीं ले रहे और तब टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस हम देखते हैं तो उसको बोलते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल। तो ईएमएफ ऑफ द सेल की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, ईएमएफ क्या होता है, तो एक सेल का ईएमएफ क्या होता है, इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, लिखते रहेंगे सभी, इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस
across the terminals of the battery of the cell when no current is drawn from सेल। जब सेल से हम कोई करंट नहीं ले रहे हैं उस समय जो इसकी बैटरी के जो टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये क्या होता है उस समय ये मैक्सिमम होता है, इट इज मैक्सिमम, तो उसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उस समय। इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय एप्सिलॉन। अब देखते हैं ध्यान से, अब दूसरे डेफिनेशन लिखते हैं। अब दूसरी डेफिनेशन लिखते हैं और वो डेफिनेशन है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है भाई? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस across the terminals of a cell when a current is drawn from the cell, a current is drawn from cell। और डिनोटेड कैसे करते हैं इसको? डिनोटेड एज V, इसको V से डिनोट करते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल, दिस इज द डिफरेंस। तो जब हम बैटरी से काम नहीं ले रहे हैं उस समय उसकी जो टर्मिनल्स पे जो वोल्टेज अपीयर हो रही है वो मैक्सिमम होगी और उसका नाम होगा हमारा क्या? EMF ऑफ द सेल। और जब हम उससे काम लेते हैं, व्हेन वी टेक द वर्क फ्रॉम द सेल, तो वो हल्की सी डाउन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बैटरी का अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, वो काम करने लगता है और वो हमें पता नहीं चलता, एक्चुअली अपीयर नहीं होता है, मेजरमेंट में आता नहीं है, क्योंकि वो अंदर ही कंज्यूम हो रही है पावर, या वो एनर्जी जो है अंदर ही कंज्यूम हो रही है। और वो जो एनर्जी अंदर ही कंज्यूम हो रही है, दैट कॉजेज व्हाट? दैट कॉजेज द लॉस ऑफ EMF। और वो जो EMF में जो थोड़ा सा लॉस आया है वो किसकी वजह से है? इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। तो अब ध्यान से सुनना, एक दो पॉइंट है जिनको मैं समझाता हूं। देखिए, just suppose that this is what? This is a cell और उसका EMF जो है एप्सिलॉन है, ओके। जैसे ही आप की को क्लोज करते हैं, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस काम करने लगता है। मान के चलिए यहां पे जो रेजिस्टेंस है वो R है, और अब यहां टर्मिनल्स पे जो वोल्टेज होगी ना, वो उसको हम V बोलेंगे। और ध्यान रखना ये बात, जो वोल्टेज यहां होगी वही वोल्टेज यहां अपीयर होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें से एक हिस्सा तो इसने कंज्यूम कर लिया, बाकी बचा हुआ हिस्सा क्या है? यहाँ टर्मिनल्स पे दिखा रहा है, वही यहाँ अपीयर होता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, यहाँ जो वोल्टेज है वही यहाँ अपीयर होती है। तो अब मान के चलिए इसके अंदर करंट चल रहा है I, तो अगर आप देखें तो यहाँ हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है, और ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें? सीरीज में। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे लेट I is the current flowing through the circuit, ठीक है। I is the current flowing through the circuit। एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या है? EMF ऑफ द सेल, EMF ऑफ सेल का EMF कितना है? I है, एप्सिलॉन है। और R इज इक्वल टू कितना है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? R है। तब क्या होगा? ध्यान से सुनना, किरचॉफ्स का सेकंड लॉ क्या बोलता है? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये एनर्जी कितनी है? एप्सिलॉन। ये कहां खर्च हो रही है? दो जगह खर्च हो रही है, एक इस रेजिस्टेंस पे जो कि अंदर है, इसलिए हमें वो दिखती नहीं है,
बट वो खर्च हो रही है, इसलिए वोल्टेज जो है ना एकदम से डाउन हो जाती है, और तब उसको बोलते हैं हम इसकी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये एनर्जी दो जगह खर्च हो रही है, एक यहाँ हो रही है और एक यहाँ हो रही है। सिंस दिस एनर्जी इज बीइंग कंज्यूम्ड एट टू लोकेशन, एक तो यहाँ और एक यहाँ। तो अब ध्यान से सुनना, तो मैं ये लिख सकता हूं कि ये एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इसका मतलब ये वोल्टेज कहां खर्च हो रही है, एक तो आई आर पे खर्च हो रही है और एक आई स्मॉल आर पे खर्च हो रही है, आई स्मॉल आर पे खर्च हो रही है। और मैंने ये बताया था यहां जो वोल्टेज होगी आई आर, वही वोल्टेज यहां होगी, अब वही वोल्टेज यहां होगी, और इसको क्या बोलते हैं हम, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं ये लिख सकता हूं एप्सिलॉन इज इक्वल टू वी माइनस आई आर, वी प्लस आई आर, वी प्लस आई आर। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू कितना होगा, एप्सिलॉन माइनस आई आर। अब ध्यान से देखना, देखिए इसकी वोल्टेज हमने मान के चलिए इसकी वोल्टेज कितनी थी, 5 थी, जब मैं इसे कोई काम नहीं ले रहा हूं। फिर क्या होता है कि जैसे ही मैं इससे काम लेना शुरू करता हूं ये डाउन हो जाती है 4.5, मतलब 5 से 4.5 हो गई। तो लॉस कितना हुआ, 0.5 का। क्यों लॉस हुआ 0.5 का, क्योंकि ये वोल्टेज है ईएमएफ, जब कोई काम नहीं ले रहा था तो क्या होना था, I इज इक्वल टू 0 रखो तो V इज इक्वल टू एप्सिलॉन। जैसे मैंने काम लेना शुरू किया इसकी बैटरी का जो अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो काम करने लगता है, और जब वो काम करने लगता है तो क्या होगा कि यहाँ अब जो वोल्टेज एपियर हो रही है ना, वो पहले अंदर अपनी एनर्जी पहले कंज्यूम कर चुका है, वो हमें दिखती नहीं है, ठीक है। वो कितनी कंज्यूम, मान के चलिए सर्किट में करंट चल रहा है आई, तो इसकी बैटरी के अंदर का जो रेजिस्टेंस है वो कितनी वोल्टेज कंज्यूम करेगा, आई इंटू आर। तो हमें क्या होगा, बची हुई एपियर होगी ना, तो बची हुई वोल्टेज जो एपियर होती है वो कितनी होती है, एप्सिलॉन में से आई आर जो है वो माइनस हो जाती है, इसीलिए हमें वो ऐसी दिखती है। अब ध्यान से देखना, आगे चलते हैं, इसी को फर्दर और फॉर्म में लगते हैं, ठीक है। तो V इज इक्वल टू आई आर। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है, ध्यान रखना जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं, व्हाइल चार्जिंग, नोट करना है इस बात को, कुछ नोट है जो आपको नोटिस करने हैं। व्हाइल चार्जिंग, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, व्हाइल चार्जिंग, जब बैटरी चार्ज होती है, ध्यान से सुनना, जब बैटरी से काम ले रहे हो तो करंट की डायरेक्शन ऐसे है, जब बैटरी चार्ज होती है तो करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, और ये माइनस, ये जो आई है ना ये प्लस में चला जाएगा, देन V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन प्लस आई आर, एप्सिलॉन प्लस, क्योंकि जब मैं काम ले रहा हूं तब V कितना आ रहा है, एप्सिलॉन माइनस आई आर। जब मैं इसको उल्टा चार्ज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन प्लस आर। तो अगर किसी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है ना तो उसको चार्ज नहीं किया जा सकता, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 देखना ध्यान से, V की वैल्यू एप्सिलॉन से कम होती है, कब, जब हम उससे काम लेते हैं, और V की वैल्यू EMF से ज्यादा कब होती है, जब हम उसको चार्ज करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, व्हाइल चार्जिंग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा हुआ है कि किस केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो EMF से ज्यादा होगा। अगर हम उससे काम ले रहे तो हमेशा कम होगा, और उससे काम नहीं ले रहे तो हमेशा ज्यादा होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। पॉइंट नंबर 3, अगर मान के चलिए आपको इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, आपको इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, तो कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे ना सर्किट में एक एम्पियर मीटर लगा दो, और ये प्लस ये माइनस, तो एम्पियर मीटर तो करंट की रीडिंग दे देगा, और यहाँ पे जो वोल्टेज एपियर हो रही है ये V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, वही यहाँ एपियर हो रही है। तो आप इंटरनल रेजिस्टेंस R निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 देखिए, इसको आप इस तरफ ले आओ, I इंटू आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस V। सो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन V अपॉन I, या तो आप ऐसे निकाल लेंगे, और मैंने ये भी तो बताया कि ये जो V है, ये जो यहाँ V है वो यहाँ एपियर होता है, तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर भी हो सकता है ना, I इज इक्वल टू V अपॉन आर, यहां रखना है एक बार, I इज इक्वल टू V अपॉन आर। तो V गेट R इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस V अपॉन आर, ये R ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा एप्सिलॉन माइनस V अपॉन V इंटू R, ओके। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन V माइनस 1 इंटू R। दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ ए सेल।
एक बैटरी का पूरा कॉन्सेप्ट ऐसे हमारा क्लियर हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं कि आपने घर में देखा है, आपके घर में जो बैटरी होती है, बैटरी के अंदर हम ना क्या करते हैं, बैटरी के अंदर हम पानी डालते हैं। और आपने ये भी देखा होगा बैटरी के अंदर जब हम पानी डालते हैं ना, उसके अंदर बहुत सारे गेज होते हैं जिनमें पानी डाला जाता है। क्यों? क्योंकि एक बड़ी बैटरी ना छोटी छोटी सेल्स को मिला के, छोटी छोटी स्मॉल सेल्स को मिला के बड़ी बैटरी बनाई जाती है। तो बैटरी क्या होती है? कॉम्बिनेशन होता है किसका? सेल्स का। व्हाट इज द बैटरी? बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। आई रिपीट, बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। बहुत सारी सेल्स को आपस में मिला के हम क्या करते हैं? बैटरी बना देते हैं। अब ध्यान से सुनना, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बैटरियों को दो तरीके से जोड़ा जा सकता है, याद रखना। एक होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ध्यान से देखेंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, तो हेडिंग इज सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेल्स का सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ध्यान से देखेंगे, मान के चलिए मेरे पास अभी मैं सिर्फ दो ही सेल लेता हूं, बाकी सेल बाद में, बहुत सारी सेल्स को बाद में कंसीडर करूंगा। अभी मैं कितनी सेल्स ले रहा हूं? सिर्फ दो ही सेल्स ले रहा हूं, ठीक है, दो ही सेल्स लेता हूं। मान के चलिए, देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे जोड़ा जाता है ये समझते हैं। मान के चलिए ये एक सेल है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, फिर दूसरी का निगेटिव पहले के पॉजिटिव से कनेक्ट करके, और ये मान के चलिए इसका ईएमएफ एप्सिलॉन 1 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, ठीक है, और इसका ईएमएफ एप्सिलॉन 2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, ठीक है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस एप्सिलॉन 1 R1 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस और ये एप्सिलॉन 2 R2। जब मैं इसे काम लूंगा ना, तो आपको ये याद रखना है, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन देखा जाए तो सीरीज कॉम्बिनेशन है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में एक खास बात होती है कि करंट सेम होता है। करंट क्या होता है? सेम होता है, और वोल्टेज अलग होती है। क्यों? क्योंकि इसके टर्मिनल्स अलग है, तो वोल्टेज जो होगी वो अलग होगी, ठीक है। तो मान के चलिए इसके अंदर जो करंट चल रहा है वो कितना चल रहा है? I चल रहा है, ओके। तो यहां जो वोल्टेज होगी वो मेरी V1 होगी, और यहां जो वोल्टेज होगी ये मेरी V2 होगी। ध्यान से समझना, यहां मेरी वोल्टेज V1 होगी और यहाँ पे अब मैं देखना चाह रहा हूं कि जो दो सेल हैं ये मिलके ओवरऑल कितना हमें ईएमएफ देंगे, दोनों मिलके कितना ईएमएफ देंगे वो निकालते हैं। तो इसमें भी करंट तो सेम चलेगा, क्योंकि करंट हमेशा क्या होता है? करंट सीरीज में सेम होता है और पैरेलल में डिवाइड होता है, क्योंकि करंट जो होता है जहां जंक्शन बन जाएगा वहां डिवाइड होगा। अगर कहीं जंक्शन ही नहीं बन रहा तो करंट डिवाइड होता नहीं है। बस यहाँ पे मैंने करंट की डायरेक्शन उल्टी ले ली, उसके लिए माफी चाहता हूं, ओके। तो यहाँ पे मैं पॉइंट ले लेता हूं, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब मैं ये देखना चाह रहा हूं कि ये दोनों मिलके कितना ईएमएफ देंगे और ये दोनों मिलके कितना इंटरनल रेजिस्टेंस बनाएंगे। तो मैं इनकी जगह मतलब इनके इक्विवेलेंट एक सेल मान के चल रहा हूं कि ये दोनों मिलके एक सेल की तरह काम कर रही है, और मान के चलिए उसका ईएमएफ कितना है? एप्सिलॉन इक्विवेलेंट, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? R इक्विवेलेंट। पॉइंट वही है, पॉइंट क्या है हमारे? A और B। तो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट का मतलब जो क्या हुआ कि आप ना इन दोनों की जगह ये देखना चाह रहे हो कि ये दोनों मिलके कितना तो ईएमएफ जनरेट करेंगी और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस पूरे दोनों कॉम्बिनेशन का कितना होगा। अब ध्यान से देखते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, यहाँ पे इंटरनल ईएमएफ, यहाँ पे वोल्टेज अलग होगी और यहाँ पे ये जो वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग होगा। और यहाँ पे इन दोनों की जगह मैं ये रख रहा हूं, तो ये दोनों वोल्टेज जो यहाँ पे जनरेट हो रही है, ध्यान से सुनना, ये V1 V2 जो है ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि मैं इनसे काम ले रहा हूं, ठीक है। तो ये दोनों मिलके ओवरऑल यहाँ पे एक वोल्टेज जनरेट करेंगे। मान के चलिए यहाँ पे जो वोल्टेज जनरेट हो रही है वो V हो रही है, वो क्यों हो रही है ये समझना। देखो पॉइंट ए और बी के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है? एक ये वोल्टेज है और एक ये वोल्टेज है, तो ओवरऑल वोल्टेज इन दोनों को मिला के मान के चलिए कितनी जनरेट हो रही है? V जनरेट हो रही है। और V इज इक्वल टू क्या होगा? आप ध्यान से देखना, तो V इज इक्वल टू हमारा होगा V1 प्लस V2, क्योंकि वोल्टेज क्या है? वोल्टेज हमारी स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी ऐसे ही जुड़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेट वोल्टेज है
मान के चलिए इनसे जो नेट वोल्टेज मिल रही है दैट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो कितना होगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, और इसका EMF कितना है एप्सिलॉन 1 R1, और इसका EMF कितना है एप्सिलॉन I2। मान के चलिए ये दोनों मिलके एक EMF बनाती है, वो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट और ये R इक्विवेलेंट। तो अब ध्यान से देखना, अगर मैं इस वाली सेल के लिए बात करूं, इस वाली सेल के लिए ध्यान से देखना और समझना, इस सेल के लिए अगर मैं वो फॉर्मूला लगाऊं तो V इज इक्वल टू होगा एप्सिलॉन इक्विवेलेंट माइनस करंट, तो अभी भी सेम ही चल रहा होगा क्योंकि करंट तो सेम हो रहता है, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट माइनस R इक्विवेलेंट। फॉर्मूला याद है अभी आया था, V इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस IR, और V1 इज इक्वल टू कितना होगा एप्सिलॉन 1 माइनस IR1, एंड V2 इज इक्वल टू कितना होगा एप्सिलॉन 2 माइनस IR2। अगर आप देख पा रहे हो V1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस, यहाँ पे जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 माइनस IR1, V2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 माइनस IR2। अब यहाँ पे इसको रखेंगे, ये तो हो जाएगा एप्सिलॉन इक्विवेलेंट माइनस R इक्विवेलेंट। V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एप्सिलॉन 1 माइनस IR1 प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस IR2। अब देखना ध्यान से, तो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट माइनस R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो गया एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2, इनको तो ले लूंगा मैं बाहर, यहां से माइनस I कॉमन आ गया और ये हो गया R1 प्लस R2। अब देखो दोनों साइड को कंपेयर करो, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट की जगह तो आ गया एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, और R इक्विवेलेंट की जगह क्या आ गया R1 प्लस R2। तो मतलब ये दोनों सेल मिलके कितना रेजिस्टेंस जनरेट कर रही है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ओके, और एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो गया एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2। ठीक है, अब देखना, अब इसमें कोई स्पेशल केस लगाते हैं, स्पेशल केस, इसको नोट कर लेना सभी प्लीज। अब इसमें कुछ एक स्पेशल केस लगाते हैं। देखो भाई, तो हमारे पास जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज में एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आया एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, और R इक्विवेलेंट कितना आया R1 प्लस R2। अब जस्ट सपोज दैट आपने ऐसी बहुत सारी सेल्स को ऐड कर दिया है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे बहुत सारी सेल्स को, ठीक है। तो अगर मान के चलिए 4n, तो स्पेशल केसेस की बात करता हूं, स्पेशल केसेस क्या है 4n सेल्स, n सेल्स का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 4n सेल्स। मान के चलिए इन सबका EMF सेम है, इन सबका EMF सेम है, एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन, सबका EMF सेम है। तो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन, तो इसका मतलब कितना होगा n एप्सिलॉन, क्योंकि सारी सेल्स का EMF जुड़ जाएगा। टोटल सेल्स कितनी है n, तो व्हाट वी गेट n एप्सिलॉन, दिस इज n एप्सिलॉन, और R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वो भी कितना हो जाएगा n इंटू R। तो इसका मतलब सारी सेल्स का EMF ऐसे जुड़ता हुआ चला जाएगा। इसीलिए हम ना, हमारी जो बैटरी तैयार होती है, या आप घर में भी देखते होगे जिनके घरों में डबल इन्वर्टर लगा होता है, वो क्या होते हैं, वो इस पैटर्न में जुड़े होते हैं, दैट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि उसमें सेल्स ऐड होती जा रही है, उसमें सेल्स ऐड होती जा रही है। अब आगे चलते हैं, ये टॉपिक आपका CBSE के सिलेबस का ही एक पार्ट है। आगे चलते हैं अब हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्या होता है ये समझते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स कैसा होता है, देखिए मान के चलिए यहां से हम क्या करते हैं, दो सेल्स को ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं, इसको कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब दो सेल का पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया और निगेटिव निगेटिव से कनेक्ट हो गया। अब ध्यान से देखना, जब यहां से मान के चलिए I करंट चल रहा है, तो ये I करंट, इससे मान के चलिए करंट I1 आ रहा है और इससे करंट क्या आ रहा है I2 आ रहा है, क्योंकि यह जंक्शन बन गया, तो ये सेल क्या होगी, अपना अलग करंट चलाएगी, ये अपना अलग करंट चलाएगी। बट यहाँ पे जो वोल्टेज होगी ना, ये वोल्टेज, दैट इज द वोल्टेज,
क्योंकि पॉइंट ए और बी दोनों के टर्मिनल्स कैसे हैं, सेम है। अगर दो चीजों के टर्मिनल सेम होता है तो वोल्टेज सेम होती है, बट करंट जो होता है वो अलग अलग होता है। अब ध्यान से देखना, मान के चलिए इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है एप्सिलॉन 1 एंड ईएमएफ R1, और ये कितना है एप्सिलॉन 2 इंटू R2। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये देखना चाह रहा हूं कि अब ये दोनों मिलके कितना ईएमएफ देंगी, तो मैं उसको लिख रहा हूं एप्सिलॉन इक्विवेलेंट। ओके, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट, और कितना रेजिस्टेंस देगी उसको लिख रहा हूं मैं R इक्विवेलेंट। ठीक है, और इसमें करंट कितना चल रहा है I, और यहां पे जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगी वो V ही होगी। देखिए इसमें भी V होगी, इसमें भी V होगी, और ये दोनों मिलके जो बनाएंगे वो भी V वोल्टेज ही बनाएगा, क्योंकि वोल्टेज टर्मिनल फिनोमेना होता है। अगर दो पार्टी के दो सर्किट्स के जंक्शन सेम है ना, एक ही जगह से जुड़े हुए हैं, तो उन दोनों में सेम वोल्टेज जाती है, क्योंकि एक ही जगह से जा रहे तो दोनों में सेम वोल्टेज जाती है। और करंट क्या होता है, वो डिवाइड हो जाता है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे I इज इक्वल टू क्या होगा, I इज इक्वल टू होगा I1 प्लस I2। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब मैं इसके बारे में बात करता हूं, इसके बारे में अगर मैं इसके बारे में बात करूंगा तो यहां पे V इज इक्वल टू होगा एप्सिलॉन 1 माइनस I1 R1, और यहां पे V इज इक्वल टू, यहां पे भी V सेम ही होगा, एप्सिलॉन 2 माइनस I2 R2। देखो यहां पे भी V सेम है, यहां पे भी V सेम है, डिफरेंट क्या है यहाँ पे I1 R1 एंड एप्सिलॉन 1। अब इस फॉर्मूले में हम रखेंगे, ऐसे ही हम यहां अप्लाई करेंगे। यहां पे क्या होगा, यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे होगा V इज इक्वल टू एप्सिलॉन इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। ध्यान से देखना, अब आपको क्या करना है, यहां से तो I1 की वैल्यू उठा के रखनी है, यहां से I2 की वैल्यू निकाल के रखनी है, और यहां से मुझे I की वैल्यू निकाल के रखनी है। अब रखते हैं, देखो V इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 माइनस I1 R1, इसको मैं इस तरफ ले जाता हूं, इसको मैं इस तरफ ले जाता हूं, तो I1 इज इक्वल टू हो गया एप्सिलॉन 1 माइनस V अपॉन R1। ओके, ऐसी I2 इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा, एप्सिलॉन 2 माइनस V अपॉन R2। ऐसी हमारा I इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो गया, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन R इक्विवेलेंट। ये तीन इक्वेशन आ जाती है हमारे पास। ये I इक्विवेलेंट नहीं होगा, I ही होगा। ठीक है, अब इसको इस इक्वेशन में रख देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 है ये हमारी, इक्वेशन नंबर 1। तो पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। अब ये डायग्राम आप बना लेना भाई, ये वाला डायग्राम, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये डायग्राम है इंपॉर्टेंट पर, तो अब इसको करते हैं सॉल्व। तो ये वैल्यूज इस इक्वेशन में रखते हैं, तो I इज इक्वल टू यहां इससे रखेंगे एप्सिलॉन इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन R इक्विवेलेंट। दिस इज इक्वल टू व्हाट, I1 कितना आया है हमारा, एप्सिलॉन 1 माइनस V अपॉन R1, और ये कितना आया दूसरा, प्लस एप्सिलॉन V अपॉन R2। ये हमारा आ गया। अब देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन R इक्विवेलेंट। ध्यान से देखना, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, ऐसे इसको लिख लेता हूं, एप्सिलॉन 1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस एप्सिलॉन 2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। अब मैं यहां पे इसको डिलीट कर देता हूं, इस पोर्शन को मैं साफ कर देता हूं, और अब हम यहां पहुंच जाते हैं, यहां से डायरेक्ट यहां। तो देखिए यहां पे ये होगा एप्सिलॉन इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट माइनस V इंटू 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू यहां इक्वल टू, ये हो गया मेरा एप्सिलॉन 1 R1 प्लस एप्सिलॉन 2 अपॉन R2 माइनस V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है,
और अब मैं इसको भी साफ कर रहा हूँ। एक एक स्टेप को आप लिखते हुए चलेंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज कमेंट में छोड़ देना, मैं उसके बारे में बात कर लूंगा। तो अब देखो इसको लिखते हैं 1/R1 प्लस 1/R2। अब ध्यान से देखना, नाउ लुक केयरफुली, व्हेन यू विल लुक केयरफुली, इन दोनों को कंपेयर करो। देखो ये और ये एक जगह है, ये v यहां भी है, v यहां भी है, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आ गया 1/R1 प्लस, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आ गया 1/R1 प्लस 1/R2। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बताएगा कोई? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। 10th क्लास में पढ़ा है आप सभी ने, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये R इक्विवेलेंट इतना आ गया। अब अगर मैं इस पोर्शन को और इसको कंपेयर करूं तो देखो यहां V है, ये V है, ये 1/R इक्विवेलेंट है, ये 1/R इक्विवेलेंट है, तो मतलब ये पोर्शन इज इक्वल टू इसके इक्वल होगा। तो अब इसको करते हैं, तो R इक्विवेलेंट को ध्यान रखना है कितना है। अब हम बात करते हैं एप्सिलॉन इक्विवेलेंट, तो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट कितना आएगा, ये पूरा एप्सिलॉन 1 अपॉन R1 प्लस एप्सिलॉन 2 अपॉन R2। तो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आ गया, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ गया एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 R2 इंटू R इक्विवेलेंट। ध्यान से देखो ये R इक्विवेलेंट इस तरफ आ गया। अब उससे क्या होगा, इससे आएगा मेरा एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट की वैल्यू याद करो, पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे, तो ये आ गया एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 अपॉन R1 इंटू R2, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई थी R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। इससे ये कट हो गया, तो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट कितना आ गया, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट आया एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। दिस इज द एप्सिलॉन इक्विवेलेंट। हमें जो नेट वोल्टेज मिलेगी वो इतनी मिलेगी, ठीक है। अब इसमें स्पेशल केसेस देखते हैं। इस इक्वेशन इसको मल्टीपल टाइम देखना रिपीटेडली, आपको सब समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं इसके स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस की बात करते हैं। स्पेशल केस में वही करेंगे, क्या करेंगे, मान के चलिए दोनों सेल्स की ईएमएफ सेम है, दोनों सेल्स की ईएमएफ सेम है एंड दोनों सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आएगा, R इक्विवेलेंट आएगा R इंटू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा R स्क्वायर अपॉन 2R, इससे ये कट गया R/2। रेजिस्टेंस तो इतना आ जाएगा। और अगर मैं एप्सिलॉन इक्विवेलेंट की बात करूं तो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट देखो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन इंटू R प्लस एप्सिलॉन इंटू R अपॉन 2R, और ये कितना आ जाएगा 2 एप्सिलॉन R अपॉन 2R। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, कितना आ गया एप्सिलॉन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो सेल्स मिलके एक सेल की तरह ही काम करते, ईएमएफ उतना ही मिल रहा है जितना एक सेल से मिलता है। इसीलिए हम कभी भी वी नेवर कनेक्ट, मतलब जब हम इन्वर्टर वगैरह या इन सब में यूज करते हैं तो हम कभी भी बैटरीज को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट नहीं करते, क्योंकि कंबाइन होकर जो वोल्टेज हमें मिलनी है ना वो एक बैटरी का, आप 1 लाख बैटरी भी जोड़ देंगे ना वो लगभग एक बैटरी के इक्वली वोल्टेज मिलेगी, मतलब ईएमएफ मिलेगी। दिस इज द रीजन दैट वी डू नॉट कनेक्ट द टू रेजिस्टेंसेस, टू सेल्स in parallel combination. So this is the end of today's lecture. आप लोगों से बात करके आप लोगों को आपकी जितनी हेल्प कर सकता हूँ आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, और बेस्ट ऑफ लक। और प्लीज हैंड टू हैंड ना प्रैक्टिस करते चले। मुझे अभी तक एक भी बच्चे का ऐसा नहीं आया है कि कमेंट बॉक्स में सर मुझसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ, इसको एक बार प्लीज डिस्कस करा दो। एवरीवन, पता नहीं जो भी है वो आपका अपना
अप्रोच होगी. सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर. हैव ए नाइस डे. थैंक यू वेरी मच.